इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। 29 मई के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। नए हमले, पाकिस्तान की पेचीदा सिफारतकारी और ट्रंप की मुश्किल। अमेरिका और ईरान में अमन मुआहिदा होने जा रहा है या दोबारा जंग छिड़ सकती है। अफगान तालिबान के वजीर दिफा मुल्ला याकूब का दौरा रूस और मास्को से फिजाई दिफाई निजाम का मुआहिदा। We consider unacceptable for both us and our Afghan friends the return of US and NATO military infrastructure and bases to Afghanistan. क्या आप भी चांद पर जाकर रहने का ख्वाब देखते हैं? ये ख्वाब अब जल्द हकीकत में तब्दील हो सकता है, मगर कैसे? 3 रोबोट्स पर मुश्तमिल एक मिशन चांद पर बेस बनाने जाएगा, जो मुमकिन तौर पर इस साल के आखिर में लॉन्च किया जाएगा। मून बेस 1 चांद के जनूबी कुतब में उतरने वाला पहला प्राइवेटली फंडेड मिशन होगा। मिलिए माउंट एवरेस्ट की चोटी सर करने वाली पहली अफगान खातून से। जब मैं दुनिया की चोटी पर खड़ी होती हूँ तो खुद को ताकतवर महसूस करती हूँ और मुझे लगता है कि हम अफगानिस्तान में अपनी तारीख तरीन दौर की मुश्किलात को भी सर कर सकते हैं। इंडिया में 12वीं जमात के तालिबे इल्म पर मुल्क दुश्मन होने और पाकिस्तानी होने का इल्जाम, लेकिन असल हकीकत क्या निकली? वो बोलने लगे कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा अकाउंट क्योंकि साउथ एशिया रीजन में आता है तो हम पाकिस्तानी बन गए। साउथ एशिया एक रीजन है जिसके अंदर इंडिया भी आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। बहुत बड़े बड़े एंकर हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को बिना वेरीफाई करे कि साउथ एशिया आ रहा है तो सीधा सीधा पाकिस्तान से ही ट्वीट आ रहा होगा। पाकिस्तानी अदाकार और मेज़बान फाद मुस्तफ़ा का कहना है कि फिल्म कभी मैं कभी तुम के बाद उन्हें लगा जैसे सब उनकी नाकामी का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान में माएँ चाहती हैं कि मेरे जैसा बेटा हो, बीवियां चाहती हैं मेरे जैसा शौहर हो। ऐसा ही है ना मामला, तो कैसे हो सकता है? सुनिए उस मफरूर कातिल की कहानी जो 12 साल तक अदाकार बनकर फिल्मों और ड्रामों में काम करता रहा। इंडियन रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद की पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हाल ही में एक ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार किया है जो 12 साल पहले कत्ल के एक मुकदमे में पैरोल मिलने के बाद फरार हो गए थे और बाद में वो एक अदाकार बन गए। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन का हिस्सा रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। एक जंग बंदी जो धागे से लटकी है, एक सिफारती अमल जो आगे बढ़ रहा है, एक सदर जो मुतमईन नहीं और धमाके जिनकी आवाज खलीज के अतराफ गूंज रही है। अमेरिका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की मौजूदा उलझी हुई कैफियत को कैसे समझा जाए? क्या हम अमन के करीब हैं या दोबारा जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना अमन मुआहदे के हवाले से सिफारती सरगर्मियां तो तेज हैं, ताहम मैदान सियासत और मैदान जंग दोनों में मुतजाद इशारे सामने आ रहे हैं। एक जानिब मुज़ाकरात जारी हैं और मुआहदे की उम्मीद जाहिर की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब खलीज में कशीदगी, धमकियों और महदूद अस्करी कार्रवाइयों ने सूरत हाल को गैर यकीनी बना दिया है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का कहना है कि वाशिंगटन और तेहरान अभी किसी हतमी मुआहदे तक नहीं पहुंचे, ताहम दोनों फरीक इसके बहुत करीब हैं। उनके मुताबिक मुज़ाकरात में अब भी चंद अहम नुकात, खसूसन ईरान के जौहरी प्रोग्राम और यूरेनियम की अफसुदगी से मुतल्लिक मामलात तय होना बाकी हैं, लेकिन अमरीका को यकीन है कि ईरान नेक नीति के साथ मुज़ाकरात में शरीक है। We're reopening the Straits of Hormuz. We've already decimated their conventional military, and we're in a position where we could substantially set back their nuclear program, not just during the term of this president, but over the long term. That's a very, very good thing for the American people. So, व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों ममालिक के मुज़ाकरातकार जंगबंदी में 60 रोज़ा तोसी के एक इब्तिदाई फ्रेमवर्क पर मुत्तफिक हो चुके हैं, जिसके तहत ईरान के जौहरी प्रोग्राम, पाबंदियों, आबनाए हुर्मुज़ और खित्ते की सलामती से मुतालिक मामलात पर मजीद मुज़ाकरात किए जा सकेंगे। ताहम इस मजवज़ा फ्रेमवर्क को अभी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी क़यादत की हतमी मंजूरी दरकार है, लेकिन सिफारती पेशरफ्त के साथ साथ जंग बंदी को मुसलसल आजमाइशों का भी सामना है।
गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका ने ईरान पर 2 फिजाई हमले किए, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक अमेरिकी फौजी तनसीब को निशाना बनाने का दावा किया। बाद अमेरिकी मरकजी कमान यानी सेंटकॉम ने कुवैत के ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह करने की तस्दीक करते हुए इसे जंग बंदी की संगीन खिलाफवर्जी करार दिया। इसके बावजूद दोनों जानिब से ऐसे इशारे नहीं मिले कि कोई भी फरीक मुकम्मल जंग की तरफ वापस जाना चाहता हो। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में अमन मुआहदे तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की मुअस्सर कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में ईरानी सदर ने कहा कि ईरान सिफारतकारी और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है और मुस्लिम और हमसाया मुमालिक के साथ ताउन को फ़रोग़ देना इसकी मुस्तकिल पॉलिसी है। इसी दौरान पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार वाशिंगटन के सरकारी दौरे पर आज रवाना हो रहे हैं, जहां उनकी अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात मुतवक्के है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इस मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम और अमरीका ईरान मुज़ाकरात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सिफारती हलकों के मुताबिक हालिया मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान राब्ताकारी और सालसी के एक अहम किरदार के तौर पर सामने आया है। ताहम मुज़ाकराती अमल के गिर्द अब भी कई पेचीदा सवालात मौजूद हैं। ईरानी सरकारी मीडिया ने एक मुबैना 14 नुकाती मफाहमती याददाश्त का जिक्र किया है, जिसमें अमरीकी बहरी नाकाबंदी के खात्मे, आबनाए हुर्मुज़ में गैर फौजी जहाज रानी की बहाली और खित्ते से अमरीकी अफवाज के इनखला जैसे नुकात शामिल बताए गए हैं। ताहम व्हाइट हाउस ने इस दस्तावेज को मुकम्मल तौर पर मनगढ़ंत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी वाज़ेह किया है कि वो अभी तक किसी मुजव्वज़ा मुआहदे से मुतमईन नहीं है। उनका कहना है कि ईरान ने कुछ मस्बत इक़दामात ज़रूर किए हैं, लेकिन मज़ीद पेशरफ्त दरकार है। ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फौजी कार्रवाई का रास्ता अब भी खुला है। आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम और ओमान के किरदार से मुतल्लिक़ सवालात पर उनके सख्त बयानात ने भी ये जाहिर किया है कि वाशिंगटन खित्ते में अपने स्ट्रेटेजिक मफादात पर किसी किस्म का समझौता करने के लिए तैयार नहीं। We can make a good deal right now, but maybe not a great deal. And if it's not a great deal, we're not making it. Because we can make a great deal with this guy right here. And but it's it's a lot nastier. Probably wouldn't go as quickly. We wouldn't be talking about it as quickly, but it would be foolproof. But I think we're doing very well, Steve. I think we're doing pretty well in terms of the negotiation. But we'll see. If it's not going to be a real deal, because Obama had that horrible JCPOA. उधर तेहरान में भी सख्त गिर हल्के हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं कि मुज़ाकरात में ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल की जाएं। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के साहिबजादे और मौजूदा सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने अमेरिका और इसराइल पर ईरान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि ईरानी कौम दबाव के सामने झुकने वाली नहीं और मुल्क बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। इस सारी सूरत हाल में फौरी हदफ एक ऐसी मफाहमती याददाश्त है जो जंग का खात्मा करे और बाद में होने वाले पेचीदा सिफारती मुज़ाकरात के लिए एक रास्ता मुतय्यन करे, लेकिन इस हदफ का हुसूल मुश्किल साबित हुआ है। बुध के रोज अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि आने वाले घंटे या दिन बताएंगे कि आया पेशरफ्त मुमकिन है या नहीं। हतमी मकसद यह है कि ईरान कभी भी जोरी हथियार हासिल न कर सके। ईरान को कभी जोरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं होगी। सदर इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह हैं। जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर हैं, ईरान किसी सूरत जोरी हथियार हासिल नहीं करेगा। इसके बाद मुआहदा तकरीबन तय पा जाने के बयान के एक दिन बाद सदर ट्रंप ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाली, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी ने भी हमारे मुआहदे को नहीं देखा और ना ही कोई जानता है कि वो क्या है। ये अभी मुकम्मल तौर पर तय भी नहीं पाया, लिहाजा उन लूजर्स की बात न सुने जो किसी ऐसी चीज पर तनकीद कर रहे हैं जिसके बारे में उन्हें कुछ मालूम नहीं। दोनों जानिब अंदरूनी दबाव और खलीज के अंदर और अतराफ की कशीदा माहौल के बावजूद लगता है ईरान और अमेरिका दोनों ही को दोबारा जंग में दिलचस्पी नहीं। जंग बंदी को 7 हफ्तों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और तमाम तर ज़ाहिरी सूरत हाल के बावजूद ये अभी तक बरकरार है। यूं मजमूई तस्वीर ये है कि जंग बंदी अगरचे बरकरार है, लेकिन अब भी धागे से लटकी हुई महसूस होती है। एक तरफ खलीज में मिसाइल, ड्रोन और फौजी नकलो हरकत है, जबकि दूसरी जानिब बंद कमरों में सिफारतकारी जारी है।
दोनों ममालिक बज़ाहिर दोबारा जंग नहीं चाहते, मगर जोहरी प्रोग्राम, पाबंदियों, आबनाए हुर्मुस और इलाकाई सलामती जैसे बुनियादी तनाज़ात अभी हल तलब हैं। इसीलिए अमन का रास्ता तो खुला है, लेकिन अभी मंजिल तक पहुंचना बाकी है। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने इसराइल की दिफाई फौज को गजा का 70% इलाका कब्जे में लेने की हिदायत कर दी है। जुमेरात को अपने खिताब में नेतन्याहू ने कहा कि हम इस वक्त हमास पर दबाव बढ़ा रहे हैं। आप ये जानते हैं कि अब गजा की पट्टी के 60% इलाके पर हमारा कंट्रोल है। हम 50% पर थे, फिर 60% तक पहुंचे। अब मैंने IDF को हिदायत की है कि नेतन्याहू की बात को इस लम्हे पर तकरीब में शामिल अफराद में से किसी ने काटते हुए कहा कि 100% पर कंट्रोल चाहते हैं। नेतन्याहू ने जवाब दिया कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं, पहले 70% तक पहुंचते हैं, फिर बाकी मामला देखेंगे। हम हर तरफ से उन पर दबाव डाल रहे हैं और बाकी अनासर से भी निपटेंगे। אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה, אתם יודעים את זה. היינו ב-50, עברנו ל-60. הדירקטיבה שלי היא לעבור תלכו לפי הסדר. קודם כל 70. בואו נתחיל בזה. לופתים אותם מכל עבר, אנחנו נטפל בשאריות. इसराइल की जानब से गजा पर कंट्रोल में ये तोसी उस जंग बंदी मुआहदे के मुनाफी होगी जिस पर इसराइल और हमास ने अक्टूबर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में इत्तफाक किया था। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब जंग बंदी के बावजूद इसराइल गजा पर हमले जारी रखे हुए है, जबकि इसराइल और हमास के दरमियान अमरीकी सालिसी में होने वाले बिलवास्ता मुज़ाकरात भी तातुल का शिकार हैं। ये मुज़ाकरात ट्रंप के अमन मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। हमास के ज़ेर इंतज़ाम वजारत सेहत के मुताबिक अक्टूबर में जंग बंदी नाफिज होने के बाद से अब तक कम अज़ कम 738 फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इन अदाद-ओ-शुमार को काबिल एतमाद समझती है। नेतन्याहू भी मुतअद्दिद बार अवामी सतह पर यह कह चुके हैं कि IDF गजा की पट्टी के 60% से ज़्यादा हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर चुकी है, जबकि अक्टूबर के मुआहदे में यह तनासब 53% तय था। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत और रूस के दरमियान दिफाई ताउन एक नए मरहले में दाखिल होता दिखाई दे रहा है। इतलात के मुताबिक तालिबान हुकूमत के वजीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद हालिया दौरा मास्को के दौरान रूस को इस बात पर आमादा करने में कामयाब हो गए हैं कि वह अफगानिस्तान को जदीद फिजाई दिफाई निज़ाम फराम करे। ज़राए के मुताबिक यह मामला काफ़ी अरसे से दोनों फरीकों के दरमियान ज़ेर बहस था। ताहम मुल्ला मोहम्मद याकूब के हालिया दौरे के दौरान इस हवाले से अहम पेशरफ्त हुई और उसकी जानिब से अमली यकीन दहानियाँ कराई गई हैं। अगरचे अभी यह वाज़ेह नहीं कि मुआहदे में सिर्फ फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम शामिल है, यह हमला आवर ड्रोन्स और दीगर जदीद हथियार भी इसका हिस्सा होंगे। ताहम ज़राए का कहना है कि मुआहदे में फ़िज़ाई दिफाई आलात, ज़मीनी फ़ौजी साजो सामान और अफ़गान फोर्सेस की तरबियत भी शामिल है। Countries must unfreeze frozen Afghan assets and fully acknowledge their responsibility for their 20-year presence in Afghanistan and shoulder the entire burden of the country's post-conflict reconstruction. ये समझौता मास्को में रूसी सलामती कौंसिल के सरबराह सरगई शेगोव और तालिबान हुकूमत के वजीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद की मौजूदगी में तय पाया। दौरे के दौरान मुल्ला याकूब ने रूस को खित्ते और दुनिया की एक अहम ताकत करार देते हुए दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। Islamic Emirate of Afghanistan to the International Security Forum. We also thank the Russian Federation for being the first country to recognize the Islamic Emirate of Afghanistan. तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद रूस उन चंद ममालिक में शामिल रहा है जिसने काबुल में अपना सिफारत खाना बरकरार रखा। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन पहले ही फ़रोग़ पा चुका है और रूस अफ़गानिस्तान को तेल, गैस और गंदम फराहम करने के मुआहदे भी कर चुका है। अब दिफाई शोबे में ताउन के इस नए मरहले को दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। इस मुआहदे की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हालिया महीनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी के दौरान तालिबान हुकूमत की फ़िज़ाई दिफाई कमज़ोरियाँ नुमायाँ होकर सामने आई थी।
फरवरी में इस्लामाबाद में एक इमाम बारगाह पर खुदकुश हमले के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मुतअद्दिद अस्करी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया था। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP अफगान सरजमीन को हमलों के लिए इस्तेमाल करती है, जबकि अफगान तालिबान इस इल्ज़ाम की मुसलसल तरदीद करते रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई अस्करी कशीदगी के नतीजे में दोनों जानिब से एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने के दावे भी सामने आते रहे हैं। बाद अज़ां ईद उल फितर से कबल दोनों फरीकों ने जारी फौजी कार्रवाइयों में आरजी वक्फे का ऐलान किया, जिसके बाद से किसी बड़ी झड़प की इतला नहीं मिली। दूसरी जानिब रूस और वस्ती एशिया के ममालिक अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद गिरोहों की मौजूदगी पर अपनी तशवीश का इजहार करते रहे हैं। ताहम मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने रूसी हुकाम को यकीन दहानी कराई है कि अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। इसके बावजूद खित्ते के कई ममालिक के सिक्योरिटी खदशात मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पहले ही ये कह चुके हैं कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और तालिबान हुकूमत के साथ राब्ते नागुज़ीर हैं, जबकि रूसी सलामती कौंसिल के सरबराह का कहना है कि मास्को तालिबान हुकूमत के साथ मुकम्मल शराकत दारी की तरफ बढ़ रहा है और खित्ते के दीगर ममालिक को भी काबुल के साथ ताउन बढ़ाने की तरगीब दे रहा है। यूं रूस और तालिबान हुकूमत के दरमियान ये नया दिफाई मुआहिदा न सिर्फ अफगानिस्तान की अस्करी सलाहियतों में इजाफे का बाइस बन सकता है, बल्कि खित्ते की तजवीराती और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी दूररस असरात मुरतब कर सकता है, खसूसन ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात और दाखिली सलामती के मुतअद्दिद चैलेंजेस से नबर्द आज़मा है। सामीन, क्या आपने चांद पर जाकर रहने का ख्वाब कभी देखा है? यह ख्वाब अब जल्दी हकीकत में तब्दील हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चांद पर जाकर एक मुस्तकिल बेस बनाने के अपने मंसूबे की मजीद वजाहत की है। $20 अरब की लागत से तैयार होने वाली ये फैसिलिटी अगले 7 सालों में तामीर हो जाएगी और मुकम्मल होने के बाद ये सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर वसी होगी। पलाब घोष की इसी बारे में रिपोर्ट पेश कर रहे हैं आरिफ शमीम। पिछले महीने 4 खलाबाजों ने चांद के गिर्द चक्कर लगाया। ये सिर्फ इंसान को चांद की जमीन पर वापस भेजने के लिए ही नहीं, बल्कि वहाँ पर इंसानों की मुस्तकिल आबादकारी के लिए बेस बनाने की तरफ भी पहला कदम था। अब हम तफसीलात सुन रहे हैं कि 3 रोबोट्स पर मुश्तमिल एक मिशन चांद पर बेस बनाने जाएगा, जो मुमकिन तौर पर इस साल के आखिर में लॉन्च किया जाएगा। मून बेस 1 चांद के जनूबी कुतब में उतरने वाला पहला प्राइवेटली फंडेड मिशन होगा। मून बेस 2 आधा टन का ऐसा सामान पहुंचाएगा जो खिलाबाजों को चांद पर बेस बनाने में मदद करेगा। मून बेस 3 का मकसद खालिस्तन साइंसी तहकीक होगा। शानदार वापसी बस हमारी गिरफ्त में है और हम आहिस्ता नहीं होने वाले। हम इस अज़म और एतमाद के साथ बढ़ रहे हैं कि वो मिशन पूरा करें जो सिर्फ नासा ही कर सकती है, और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। नासा के चांद पर बेस बनाने के मंसूबे के 3 मरहले हैं। पहले मरहले में दर्जनों रोवर्स और लैंडर्स को भेजेंगे कि वो बेहतरीन जगह तलाश करें। दूसरे मरहले में छोटे कैबन्स बनाए जाएंगे जो मुख्तसर मदद के मिशन में चंद हफ्तों के लिए इस्तेमाल होंगे। तीसरे मरहले में बड़ी इमारतें बनाई जाएंगी जिन्हें न्यूक्लियर पावर से तवानाई फराहम होगी तवील मुद्दती मौजूदगी के लिए। अब अगर ये सब कुछ साइंस फिक्शन जैसा लगता है तो आप ये सोचने वाले अकेले नहीं। कई इंडिपेंडेंट माहिरीन कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। पहली बात कि चांद के लैंडर्स अपने शेड्यूल से बहुत पीछे हैं। उनको मदार में ईंधन फराहम करने के निज़ाम का टेस्ट नहीं किया गया और न्यूक्लियर रिएक्टर्स और भारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया भी नहीं गया। इस प्लान की टाइमलाइन बहुत मुश्किल है और इसके लिए बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी वक्त पर तैयार करना होगी। और आपको मालूम है कि स्पेस टेक्नोलॉजी, खास तौर पर इंसानों को खला में भेजने वाली टेक्नोलॉजी बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन चीन भी 2030 के दहाई तक चांद पर बेस बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, जिसने अमेरिका को एक नई स्पेस रेस में धकेल दिया है, जिससे इसके चांद पर आउटपोस्ट बनाने के मंसूबे को तकवीयत मिल सकती है। नासा का 2028 में खलाबाजों को चांद की जमीन पर वापस भेजने का मंसूबा है, एक ऐसी डेडलाइन जो आज़ाद माहिरीन के मुताबिक बहुत मुश्किल है। लेकिन चांद पर जाना हमेशा से इंसानी जज्बे को बुलंद करने के बारे में रहा है, इसलिए नहीं कि ये आसान है बल्कि इसलिए कि ये मुश्किल है।
ऑस्ट्रेलिया में मुकीम एक मुहाजिर खातून माउंट एवरेस्ट की चोटी सर करने वाली पहली अफगान खातून बन गई हैं। 30 साल रिवर अहमद का कहना है कि उन्होंने ये कारनामा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अफगानिस्तान के उन तमाम बच्चियों के लिए अंजाम दिया है जो तालिबान के दौरे हुकूमत में तालीम से महरूम हैं। रिवर अहमद के मुताबिक माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना उनके लिए सिर्फ एक जाती कामयाबी नहीं बल्कि अफगान खवातीन और लड़कियों की हिम्मत, अज़म और सलाहियतों की अलामत है। उनका कहना था कि वो दुनिया को ये पैगाम देना चाहती हैं कि अफगान खवातीन को मौके मिले तो वो किसी भी मैदान में नुमाया कामयाबियां हासिल कर सकती हैं। मज़ीद तफसीलात पेश कर रहे हैं अली काज़मी। अफगानिस्तान के गजनी सूबे में अपने बचपन में रिवर को स्कूल पहुंचने के लिए बर्फ से ढके पहाड़ों में 4 घंटे तक पैदल चलना पड़ता था। सालों बाद ऑस्ट्रेलिया में अपने भाई की खुदकुशी के बाद उन्होंने दोबारा पहाड़ों का रुख किया। जब मैं दुनिया की चोटी पर खड़ी होती हूँ तो खुद को ताकतवर महसूस करती हूँ और मुझे लगता है कि हम अफगानिस्तान में अपनी तारीख तरीन दौर की मुश्किलात को भी सर कर सकते हैं। इससे पहले रिवर ने कभी पेशा वाराना कोहपैमाई नहीं की थी और उन्हें अपनी मुहिम के लिए $85,000 जमा करने में कई माह लगे। इस मुहिम का सबसे मुश्किल हिस्सा फंडिंग का इंतजाम करना था और फिर माउंट एवरेस्ट की चोटी के करीब इंसानों का हजूम भी एक खौफनाक चीज थी। इस सीजन में नेपाल ने रिकॉर्ड तादाद में इजाजतनामे जारी किए और तकरीबन 1000 से ज्यादा अफराद माउंट एवरेस्ट सर करने की कोशिश कर रहे थे। रिवर और उनके गाइड्स ने -25 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत में चोटी के करीब 4 घंटे इंतजार किया। अगले दिन नीचे उतरते हुए 2 कोहपैमा हलाक हो गए। एवरेस्ट पर कोहपैमाई एक शानदार तजुर्बा है। खास तौर पर वहाँ की शेरपा कम्युनिटी अपना काम बहुत खूबसूरती से अंजाम देते हैं। मैं वाकई उनकी कदर करती हूँ और उनकी शुक्रगुजार हूँ। रिवर का कहना है कि अफगानिस्तान की यादों ने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया। उन्हें उम्मीद है कि उनकी ये कामयाबी मुल्क में दीगर खवातीन को भी हौसला देगी और तालीम से महरूम लाखों अफगान बच्चियों के मसाइल को उजागर करेगी। उनके लिए रिवर का पैगाम है कि मजबूत रहो और खुद पर यकीन रखो। इंडिया में 12वीं जमात के तालिबे इल्म श्रीवास्तव ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE की गफलत को जब बेनकाब किया तो कुछ लोगों ने उन पर मुल्क दुश्मन होने और पाकिस्तानी होने का इल्जाम लगाया। ऐसा करने वालों में न्यूज चैनल्स के एंकर्स भी शामिल थे, लेकिन असल हकीकत क्या निकली, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। वो बोलने लगे कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा अकाउंट क्योंकि साउथ एशिया रीजन में आता है तो हम पाकिस्तानी बन गए। साउथ एशिया एक रीजन है जिसके अंदर इंडिया भी आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। बहुत बड़े बड़े एंकर हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को बिना वेरीफाई करे कि साउथ एशिया आ रहा है तो सीधा सीधा पाकिस्तान से ही ट्वीट आ रहा होगा, और उसकी वजह से वेदांत को भी बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली के रहने वाले एक तालिबे इल्म आजकल सुर्खियों में है। 12वीं क्लास के स्टूडेंट वेदांत श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया पर बताया कि बोर्ड एग्जाम के रिवैल्यूएशन प्रोसेस के तहत उन्हें फिजिक्स के पेपर की जो स्कैन्ड कॉपी दी गई वो उनकी नहीं बल्कि किसी और की थी। सोशल मीडिया पर CBSE की लापरवाही पर आए इस पोस्ट के बाद वेदांत को काफ़ी सपोर्ट तो मिला, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया, यहाँ तक कि उन्हें एंटी नेशनल और पाकिस्तानी बता दिया गया। वेदांत ने अपने पोस्ट में लिखा था, मैं CBSE बोर्ड से 12वीं कर रहा हूँ। फिजिक्स में उम्मीद से बहुत कम मार्क्स आने के बाद मैंने CBSE रिवैल्यूएशन प्रोसेस के तहत आंसर शीट की फोटोकॉपी मांगी। आज हमें कॉपियाँ मिली। मैं परेशान हूँ क्योंकि CBSE की तरफ से अपलोड की गई फिजिक्स की आंसर शीट मेरी नहीं है। वेदांत की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनकी प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट शेयर किए और उन्हें निशाना बनाते हुए यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया कि उनका अकाउंट पाकिस्तान से हैंडल हो रहा है और वो एंटी नेशनल हैं। लेकिन अब इस तनाज़े में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने अपनी गलती कबूल करते हुए कहा है कि वेदांत को उनकी सही आंसर शीट भेज दी गई है। CBSE ने पीर की रात X पर वेदांत को जवाब देते हुए लिखा, डियर वेदांत, फिजिक्स आंसर शीट को लेकर जो आपकी फिक्र थी उसकी तरफ हमें मुतवज्जो करने के लिए शुक्रिया। मामले के जायजे के बाद आपकी आंसर शीट की सही कॉपी आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भेज दी गई है। साथ ही जरूरत के मुताबिक रिजल्ट अपडेट करने का प्रोसेस भी चल रहा है। हम आपके सब्र की तारीफ करते हैं और आपको अपनी लगातार मदद का यकीन दिलाते हैं। वेदांत के भाई सिद्धांत श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि वेदांत अपने फिजिक्स के मार्क्स से
मुतमईन नहीं थे, इसलिए उन्होंने रीएवैल्यूएशन कराया था। वेदांत के जब रिजल्ट आया तो वो सेटिस्फाइड नहीं था अपने फिजिक्स के आंसर शीट्स, फिजिक्स के मार्क्स से। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, वी विल अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन। जब हमने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा, फिजिक्स के साथ साथ मैंने इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस एंड मैथ्स के आंसर शीट के लिए भी अप्लाई करा था, जस्ट टू सी के मार्क्स कहाँ कटे हैं। तो जब मैंने उस आंसर शीट को बाकी आंसर शीट्स के साथ मिलाया तो फिजिक्स के आंसर शीट उसने बोला कि उसकी नहीं है। मैंने उस पर विश्वास ना करते हुए खुद इंडिपेंडेंटली जब मिलाया तो देखा कि फिजिक्स के आंसर शीट में सच में पूरी की पूरी हैंड राइटिंग चेंज थी, आंसर राइटिंग का स्टाइल चेंज था, सब कुछ चेंज था। तो मुझे भी उसकी बात पे विश्वास हुआ। तो फिर मैंने बोला कि इस चीज़ को हम किसी फॉर्मल तरीके से आगे नहीं ले जा सकते, बिकॉज इसका कोई पोर्टल अभी तक स्थापित हुआ नहीं है। आप ये बता सकते हो कि मुझे किस क्वेश्चन में कम मार्क्स मिले हैं, ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, बट ये नहीं बता सकते कि मेरी पूरी की पूरी आंसर शीट ही चेंज्ड है। दैट इज़ वाई फिर हमें अपनी बात CBSE तक पहुंचाने के लिए ट्विटर का सहारा लेना पड़ा। तो फिर मैंने और वेदांत ने बैठ के हमने वो ट्वीट ड्राफ्ट करा ताकि हमारी बात लोगों तक पहुंचे। वेदांत की ट्रोलिंग के बाद इस तनाज़े ने सियासी रुख भी इख्तियार कर लिया और मामले में इंडिया की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, एक 17 साल का बच्चा जिसकी कॉपी गलत जांची गई, इंसाफ की उम्मीद में सोशल मीडिया पर आया, मगर उसे मदद नहीं गालियां मिली। बीजेपी के IT सेल ने उसे एंटी नेशनल कहा, सोरोस का एजेंट कहा, डीप स्टेट का हिस्सा बताया। एक 17 साल का बच्चा अपने फ्यूचर के लिए आवाज उठाता है और बीजेपी उसे एंटी नेशनल बना देती है। वहीं एक दूसरी सियासी पार्टी शिवसेना की लीडर और साबक रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा, अभी अभी स्टूडेंट की परेशानी और हुकूमत के हामियों के तबसरे पढ़े। सोचिए उस स्टूडेंट की हालत क्या होगी जो गलतियां शेयर कर रहा है, लेकिन उसे सपोर्ट करने के बजाय कुछ लोग उसे पाकिस्तानी कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो एक स्टूडेंट पर मजीद मेंटल प्रेशर डाल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो एक नाकाम वजीर तालीम और उतने ही नाकाम अफसरान का दिफा करना चाहते हैं। दरअसल वेदांत के एक्स अकाउंट के जो स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हैं, उनमें उनकी लोकेशन साउथ एशिया दिखाई गई है। इसका जिक्र करते हुए वेदांत को कई लोगों ने पाकिस्तानी कहकर ट्रोल किया, जिसमें एक चैनल के एंकर भी शामिल हैं। हालांकि वेदांत के भाई सिद्धांत श्रीवास्तव ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम लोकेशन नहीं बदल पा रहे हैं। इस बारे में उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को बताया, जब इतनी हैवी ट्रोलिंग हम फेस करने लग गए, बहुत बड़े बड़े लोग जो कि बहुत बड़े बड़े एंकर हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को बिना वेरीफाई करे कि साउथ एशिया आ रहा है तो सीधा सीधा पाकिस्तान से ही ट्वीट आ रहा होगा, उस चीज़ ने हमें बहुत आहत करा है, हमें बहुत बुरा लगा और उसकी वजह से वेदांत को भी बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी अदाकार और मेज़बान फहद मुस्तफ़ा की फिल्म ज़ॉम्बीड ईद के मौके पर रिलीज की गई है। बुराक शब्बीर से गुफ्तगू करते हुए फहद मुस्तफ़ा ने कहा कि इंडस्ट्री में अमूमन लोगों का रवैया उनके साथ अच्छा रहा है, ताहम कभी मैं कभी तुम के बाद उन्हें लगा जैसे सब उनकी नाकामी का इंतजार कर रहे हों। मजीद उन्होंने क्या कहा, जानिए इस इंटरव्यू में। आवाज लगती थी कि और अब आ रहे हैं फहद मुस्तफ़ा और आ रहे हैं फिल्म स्टार फला, क्या फिल्म स्टार, हम बस फहद मुस्तफ़ा, ये क्या बात है। पाकिस्तान में माएँ चाहती हैं कि मेरे जैसा बेटा हो, बीवियां चाहती हैं मेरे जैसा शौहर हो, ऐसा ही है ना मामला। तो कैसे हो सकता है ये, जब पूरा पाकिस्तान वाइब समझ रहा है कि यार ये आदमी की कोई वाइब है, कुछ पॉजिटिविटी है इस आदमी के अंदर, यार ये बात करता है, मजा आता है, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं लोग, कैसे हो सकता है ये। 14 साल आई कैन नॉट फेक इट ऑन टीवी लाइक दैट, लाइव टीवी You can't do it. आज शॉर्ट्स नहीं पहने आपने? पहन लूं, बहुत पॉपुलर हो गए ना आपके शॉर्ट्स। BBC को बंद कराना चाहती हो? BBC को या कंट्रोवर्सी को? नहीं, I don't know, there's no controversy यार। I mean, see, I want के हमारे मुल्क में हम सब काम इतना ज्यादा करें और इतना अच्छा करें कि किसी को इस तरफ फिर ध्यान ही ना जाए। Irrelevant। इस बिल्डिंग से बाहर निकलना नहीं चाहिए, वरना कयामत आ जाएगी। कल ईद है। हम जाएंगे, हम सब यहाँ से बाहर जाएंगे। ज़ॉम्बीड के कैरेक्टर की बात करें तो किस तरह डिफाइन करेंगे आप अपने कैरेक्टर को? बनियान में है। एंड आई नेवर थॉट कि मैं कोई ज़ॉम्बी आउटब्रेक के ऊपर या अपोकलिप्स पे फिल्म करूंगा कभी, बिकॉज इट्स नेवर हर्ड ऑफ इन पाकिस्तान। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सुनाने में शायद इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती, लेकिन वो जब बन रही होती हैं तो उनमें बहुत सारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है।
So I was also one of those people. میں ٹرسٹ کرتا ہوں اپنے ڈائریکٹرز پہ, میری عادت ہے یہ. اگر میں نے کہانی کو ہاں کر دیا ہے یا اسکرپٹ کو ہاں کر دیا ہے, پھر میں زیادہ سوال نہیں پوچھتا. بٹ یا دا پروڈکٹ از اے فنشڈ پروڈکٹ, ایک ایسی پروڈکٹ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں گے اور بولیں گے یار اچھا پاکستان میں ہم یہ کر سکتے ہیں. زومبیڈ آپ کر رہے تھے تو کوئی اسپیسیفک چیلنجز تھے جو اس فلم کے دوران پیش آئے؟ کیا چیلنجز نہیں تھے یار, صرف چیلنج ہی چیلنج تھا. صبح سے رات تک ہر طرح کا چیلنج تھا. ٹائم سب سے بڑا چیلنج تھا, کیونکہ دیکھیں آپ کوئی بھی ایسا کام جب آپ کرنے جاتے ہیں, اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے اس میں ایکشن کی بہت زیادہ ریہرسلز یا کوریوگرافیز نہیں کی ہوئی تھی پہلے سے, بیکاز میں بہت زیادہ ایک فلم سے نکل کے آ رہا تھا. اگلے کے بستی میں سے رمضان بھی تھا میرا, and Nabil wanted to do this film and somehow he had trust in me کہ نہیں کر لیں گے. Maybe because I'm friends with Nabil and Fiza, اور ہماری ایک ایسی کمراڈری ہے اور ہمارا ایک بانڈ ایسا ہے کہ بہت کچھ برا بھی اگر آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے, مشکل بھی ہو رہا ہے, تو ہم نے ساتھ بڑا ایسا وقت دیکھا ہوا ہے. So I don't act like an actor in front of them. وہ میرے سامنے پروڈیوسر ڈائریکٹرز نہیں ہوتے ہیں, تو بس اب پھنس گئے, 4-5 دوست ہیں, اب کرنا ہے کام اور کر کے ہی جانا ہے والی. باقی مشکلیں اگر یہ میری پروڈکشن ہو اور میرے ساتھ ایکٹرز کام کر رہے ہو تو شاید کوئی نہ کام کرے اس فلم کے اندر, بیکاز اٹ واز اے ویری ویری ٹف فلم. 20 گھنٹے ہم شام کو کہیں چلے نہیں جاتے, ہم وہیں رہتے ہیں. اگلے دن صبح جا رہے ہوتے ہیں, بچوں کی شکلیں نہیں دیکھتے 10 12 دن. انفیکٹ میرے بچے اسکول جا رہے ہوتے تھے تو میں آ رہا ہوتا تھا, تو یہ وہ والا چل رہا تھا. تو آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ کیا ہوگا. کیا یہ پرپزلی آپ کرتے ہیں یا یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ماسز سے جا کے کنیکٹ کرتے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سب ماسز ہیں. ہم کسی کو کیٹیگرائز اب جب کرتے ہیں نا, ان دا ورلڈ آف سوشل میڈیا اور یہ جتنے بھی سوشل پلیٹ فارمز ہیں, مجھے ہر آدمی ایک ہی ٹرینڈ فالو کرتا ہوا نظر آتا ہے, چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے. سی او بھی وہی حرکت کر رہا ہے, واچ مین بھی وہی حرکت کر رہا ہے. یہ کنیکٹ ہے جو کہ پبلک سے آپ کا ہو جاتا ہے. ایک بڑی اچھی بات میں نے کسی ایکٹر کی کبھی سنی تھی کہ ونس لوگوں کو آپ اچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں, سم ٹائمز آپ کا اچھا نہیں بھی ہوتا کام تو بھی وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو آئی فیلٹ دیٹ. تو بٹ ہاں, مجھے ہمیشہ یہ بہت خواہش رہی ہے دل میں. کرکٹ میچز کھیلنے جاتے تھے نا ہم, تو وہاں پہ ہمارے فلم ایکٹرز ہمارے ساتھ کرکٹ میچز کھیلنے آتے تھے, تو آواز لگتی تھی کہ اور اب آ رہے ہیں فہد مصطفیٰ, اور آ رہے ہیں فلم سٹار فلاں. فلم سٹار ہم بس فہد مصطفیٰ, یہ کیا بات ہوئی. تو وہ کبھی ایسا نہیں کہ ان سے کوئی ہم جل رہے تھے یا کیا تھا, بٹ دل چاہتا تھا کہ یار ہمیں بھی کوئی فلم سٹار فلم ایکٹر کچھ کہے. تو اب وہ بھی ہو گیا ہے ہمارے ساتھ لائف میں. تو اب ٹی وی بھی کروں گا. میں نے زندگی میں سوچا ہے کہ میں ٹی وی کروں گا. فہد مصطفیٰ سے فلم سٹار تک کے سفر میں بہت رویے بھی آپ نے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھے ہوں گے. میں نے رویوں کو اچھا ہی ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میرے ساتھ رویے برے نہیں ہوئے لوگوں کے, میں آپ کو سچ بتاؤں. ہاں, صرف یہ ایک ٹائم ایسا تھا کبھی میں کبھی تم والا جو کم بیک ٹائم تھا نا, اٹ واز لائک ایوری بڈی واز ویٹنگ فار می ٹو کولیپس سم ہاؤ. بس اب تو دیکھو, اب تو ہوا ہی ہوا, کب ہوگا. وہ اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ اور میں نے اس ڈرامے میں آپ کو بتاؤں, میرے اس ڈرامے سے صرف میں نہیں سکسیسفل ہوا. اس ڈرامے میں جو تھا, لیکن لوگوں نے کہا بہت سارے کہ ایسا لگتا بھی ہے کہ یو اوور شیڈوڈ ایوری ون. میں جب ایکٹنگ کرتا ہوں تو میں وقت دیتا ہوں. وہ تب ہو سکتا ہے جب سارے ایک پیج پہ ہوں. اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار مجھے 2 گانے شوٹ کرنے ہیں, براق کا موڈ ہی نہیں ہے. براق کو لگتا ہے کہ یہ تو یار کیوں کر رہا ہے کا کوئی جواب نہیں ہے. دیکھیں, وی کین اونلی ٹرائی. تو آپ جب خود کام کر رہے ہوتے ہیں ایز این ایکٹر, تو پھر آپ کسی سے پوچھتے نہیں. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کرنا ہے, یہ کرتے ہیں, مجھے ہی آنا ہے نا, میں کروں گا. ایسے میں 4 کسی اور سے پوچھوں گا نا تو وہ ان کو لگے گا کہ ہم کوئی فائدہ ہی اٹھانا چاہتے ہیں. کسی کو فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے. بائی دی اینڈ آف دا ڈے ڈرامہ چاہے 30 کی ریٹنگ لے اور 2 کی ریٹنگ لے, ڈرامہ پیسے اتنے ہی کماتا ہے. ڈرامہ فلم نہیں ہے. پرسوں میں نے شارٹس پہنی ہے, سارا پاکستان اس کے بارے میں بات کر. اتنی محنت کی ہے لوگوں نے, ایسی انہوں نے بنائی ہے ویڈیوز. میں نے کتنا یار انہوں نے دماغ لڑایا میرے پیچھے بیٹھ کے. میں نے لوگوں کو کام پہ لگایا. انڈسٹری میں جو ایک لابنگ یا یہ لیگ کے ایکٹر, وہ لیگ کے ایکٹر, ٹاپ ٹیئر, آپ کی جرنی کا فوکس جو ہے عوام میں اپنی جگہ بنانا ہے. اینڈ بائی عوام اٹس ایوری ون. انڈسٹری میں اب کوئی لابی رہی بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک زمانہ تھا, لوگوں کو بڑی آپس میں دوستیاں تھیں اور ایک دوسرے کسی کی دوستی نہیں ہے کسی کے ساتھ. سو آپ کو ایز این ایکٹر کنیکٹ آپ کا سوائے آڈینس کے نا اور کسی کے ساتھ ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو 4 لوگ زبردستی کام کرا دیں گے, یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. ایٹ لیسٹ ٹی وی
सिनेमा ये बड़ा ना कट थ्रोट बिजनेस है, नहीं चलता ना ड्रामा 36 हफ्ते अजियत में होता है, कोई उसको ऑन नहीं करता इस चीज। फिल्म नहीं चलती आपको पता लग जाता है। और एक मिथ है कि एक्सक्लूसिव रहें, किससे एक्सक्लूसिव रहना है आप? मैंने तो ये काम शुरू इसलिए किया था कि पब्लिक मुझे जाने, मुझे पहचाने, मेरे काम को सराहे, मेरी एक्टिंग को बोले कि हाँ क्या एक्टिंग करता है, यही सुनने के लिए एक्टिंग शुरू की थी ना। अगर करनी ही नहीं है और एक्सक्लूसिव ही रहना है तो भाई अम्मी को तो मैं जैसा तैसा हूँ अच्छा ही लगता हूँ, वो तो कभी बुराई करेगी नहीं। फैशन चॉइसेस आपकी अगर हम शो पर स्पेशली बात करें, मैं एक ही शो कर रहा हूँ पिछले 14 साल से। लोग बदलते रहते हैं, लोगों की मोटिवेशन चेंज इसलिए नहीं होती है कि वो मुझे पहली बार देखते हैं, जो भी वहां पे आता है वो मुझे पहली बार देखता है। मैं एक ऐसी चीज को सालों से बार बार कर रहा हूँ, तो समटाइम्स मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरी भी मोटिवेशन जो है वो हल्की फुल्की हो जाती है, कभी दिल नहीं करता। तो आउटफिट, कपड़े, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जीबीसी रीड्स में आज एक ऐसे मफरूर कातिल की गैर मामूली कहानी सुनिए जो पैरोल मिलने के बाद फरार हो गए और बाद में वो एक अदाकार बन गए। इस शख्स को 12 साल बाद पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया, तफसीलात सुनिए समरा फातिमा से। इंडियन रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद की पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हाल ही में एक ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार किया है जो 12 साल पहले कत्ल के एक मुकदमे में पैरोल मिलने के बाद फरार हो गए थे और बाद में वो एक अदाकार बन गए। 12 साल तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहना आखिर मुमकिन कैसे हुआ, खासकर तब जब वो एक ऐसे पेशे में दाखिल हो चुके थे जिसमें इंसान का चेहरा ही स्क्रीन पर होता है, और इतने बरस बाद उन्हें पकड़ने में पुलिस कामयाब हुई कैसे। इस मामले को समझने के लिए बीबीसी गुजराती सर्विस ने क्राइम ब्रांच के अफसरान और हेमंत मोदी के जानने वालों से बात की। मैं हूं समरा फातिमा और आज बीबीसी रीड्स में आप मुझसे सुनेंगे बीबीसी नामानिगार भार्गव पारिक की ये रिपोर्ट। पुलिस के मुताबिक हेमंत मोदी पेशे के एतबार से एक वकील थे जिन्हें 2008 में कत्ल के एक मुकदमे में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 6 साल बाद पैरोल मिलने पर वो फरार हो गए। फरार होकर वो मुंबई चले गए और अदाकार बन गए और कई फिल्मों, टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज में भी काम करते रहे। हेमंत को पुलिस ने खास तरकीब लगाकर उस वक्त पकड़ा जब वो अहमदाबाद में एक सीरियल की शूटिंग कर रहे थे। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और हेमंत के जानने वालों से बात करके बीबीसी को ये पता चला कि इतने सालों से मफरूर रहने वाला ये मुलजिम आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आया कैसे। तो चलिए आपको बताते हैं ये पूरा मामला था क्या। अहमदाबाद क्राइम पुलिस इंस्पेक्टर PM धाकड़ा ने बीबीसी को बताया कि जब हम टीवी सीरियल मोटी बनी नानी बहू में काम करने वाले एक अदाकार को गिरफ्तार करने के लिए गए तो उसकी अदाकारी इतनी शानदार थी कि उसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के वक्त दर्ज किए गए जिस्म पर मौजूद निशानात से मुवाजना करने के बाद और सख्त पूछगछ के बाद मामला हल हो गया। आखिरकार उन्होंने एतराफ कर लिया कि वो ही हेमंत मोदी हैं जो 12 साल से पुलिस से फरार थे और बाद में उन्होंने अदाकारी के शोबे में कदम जमा लिए थे। तफसीलात के मुताबिक कत्ल से पहले हेमंत मोदी अहमदाबाद के इलाके दासाकी चाल में रहते थे। 12 जून 2005 को अपने एक पड़ोसी के साथ झगड़े के बाद मुबैना तौर पर उन्होंने अपने भाई और दोस्तों के साथ मिलकर अपने पड़ोसी के दोस्त नरेंद्र तांबले उर्फ नन्नू का कत्ल कर दिया था। क्योंकि हेमंत मोदी खुद एक वकील थे इसलिए उन्होंने अपने साथ गिरफ्तार किए गए 7 अफराद का मुकदमा भी खुद लड़ा, लेकिन सन 2008 में 3 साल तक चलने वाली समाअत के बाद अदालत ने हेमंत मोदी समेत तमाम 7 अफराद को उम्र कैद की सजा सुना दी। वकील होने के नाते जेल मैनुअल से वाकिफ हेमंत मोदी ने उस वक्त के जेलर केशव कुमार के खिलाफ दरखास्त भी दायर की और शिकायत की कि वो डिप्रेशन में है। बाद में उन्हें अहमदाबाद की साबरमती जेल से महिसाना जेल मुंतकिल कर दिया गया। अदालत के फैसले के 6 साल बाद महिसाना जेल में कैद हेमंत मोदी को गुजरात हाई कोर्ट से 30 दिन की पैरोल मिली। पैरोल के बाद वो फरार हो गए और एक अदाकार के तौर पर अपना करियर बनाने में मगन हो गए। फरार होने के कुछ वक्त बाद वो मुख्तलिफ जगहों पर रहने के बाद अदाकारी के शोबे में मौका तलाश करने के लिए मुंबई चले गए। इंस्पेक्टर PM धाकड़ा ने बताया कि वहां उसे एक मारूफ अदाकार के साथ साइड रोल मिलने लगे। उन्हें ड्रामों में काम मिलने लगा। इस दौरान उन्होंने अपना नाम बदलकर स्पेनियल मोदी रख लिया। उन्होंने अपना हेयर स्टाइल भी बदल लिया। उन्होंने फिल्मों में, टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज में काम करना शुरू कर दिया। साउथ की फिल्मों के साथ साथ उन्होंने गुजराती फिल्मों में भी काम किया, लेकिन किसी ने उन्हें पहचाना नहीं, इसलिए उनका हौसला और भी बढ़ता चला गया। इस तरह वो गुजराती फिल्मों के साथ साथ टीवी सीरियल्स में भी साइड रोल्स करने लगे।
पुलिस के मुताबिक अहमदाबाद वापस आने के बाद उन्होंने शहर के कोट इलाके में एक मकान किराए पर लिया और गुजराती सीरियल मोटी बनी नानी बहू में काम करने लगे। पुलिस का कहना है कि जब भी हेमंत अहमदाबाद आते थे तो अपने आसपास के लोगों को बताते थे कि वो एक बड़े अदाकार हैं, लेकिन इलाके के एक समाजी कारकुन को उनकी सरगर्मियों पर शुबह हुआ क्योंकि हेमंत ने अपना शिनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात अपने मकान मालिक को नहीं दिए। वहां रहने वाले एक और वकील ने इस समाजी कारकुन को बताया कि हेमंत की शक्ल एक ऐसे मारूफ मुलजिम जैसी लगती है जो पहले फरार हो चुका था। इसके बाद ये मामला पुलिस तक पहुंच गया। इस इत्तला की बुनियाद पर पुलिस ने हेमंत पर नजर रखी और एक दिन जब वो सीरियल की शूटिंग मुकम्मल करके घर वापस आ रहे थे तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पूछगछ के बाद उन्होंने सब कुछ तस्लीम कर लिया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने बहुत सोच समझकर फिल्मों और ड्रामों के लिए अपना नाम तब्दील किया था क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उनका असल नाम स्क्रीन पर दिखाई देगा तो पकड़े जाने का खदशा होगा। बीबीसी गुजराती से बात करते हुए गुजराती फिल्मों के मारूफ सिनेमाटोग्राफर रसिक त्रिवेदी ने कहा कि जब मैंने मुंबई में एक अदाकार के साथ एक फिल्म बनाई थी तो ये स्पेनियल मेरे पास फिल्म में काम करने के लिए आए थे, लेकिन मैंने उन्हें काम नहीं दिया क्योंकि मुझे उनकी अदाकारी पसंद नहीं आई थी। उनका कहना था, मुझे उनका चेहरा याद है क्योंकि उन्होंने उस वक्त मेरे साथ बदतमीजी की थी। उन्होंने मुझे बताया था कि वो मुंबई में साइड रोल्स करते हैं, मुझे इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं। मनीष पटेल भी पहले दासाकी चाल में उसी इलाके में रहते थे जहां पहले हेमंत मोदी रहा करते थे। उन्होंने फोन पर गुफ्तगू करते हुए बताया कि सन 2005 में होने वाले झगड़े से पहले हेमंत मोदी सबको कानूनी नोटिस देते थे और लोगों को दबाव में रखते थे। उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी और कत्ल के बाद से उस खानदान से उनका कोई राब्ता नहीं हुआ। बीबीसी गुजराती ने एक मुकामी सहाफ़ी की मदद से अहमदाबाद के कोट नामी इलाके में एक सैलून के एक मुलाजिम इकबाल से भी बात की। ये वही इलाका है जहां हेमंत रह चुके थे। उन्होंने कहा कि जब वो यहाँ आते थे तो अपनी क्रीम, हेयर जेल वगैरह खुद लाते थे और हमेशा मुंबई में बड़ा अदाकार बनने की बात करते थे। वो अपनी नई फिल्म के लिए कोट नामी इलाके में रहकर वहाँ के माहौल को समझने की बात करते थे, इसलिए हमने इस बारे में ज़्यादा सवाल उनसे कभी किए नहीं। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की खास खबरें। पाकिस्तान के सूबे पंजाब की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर के शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में एक बड़ी सर्जरी हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से एक्स पर अपने बयान में सूबा पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में बड़ी सर्जरी की गई है, जिसके बाद खुदा का शुक्र है कि वो ठीक हैं और उन्हें घर मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानब शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अदनान खान ने भी एक्स पर जारी बयान में कहा कि ऑपरेशन मनसूबाबंदी और तवक्कुआत के ऐन मुताबिक कामयाब रहा है। ताहम दोनों जानिब से ये वाज़ेह नहीं किया गया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज किस नौयत के आर्जे में मुब्तला हैं।